जय हिंद। आज मैं एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर लाया हूँ। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस महिला गायिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और लता मंगेशकर को तीन, याद रखना, तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है लता मंगेशकर को, यह भी याद रखना। लता मंगेशकर के बारे में बात करूं तो लता मंगेशकर का जन्म 1929 में एमपी में हुआ था और इनका मृत्यु 2022 में हो गया। इनका निधन कब हुआ तो 2022 में, और जन्म हुआ था 1929 के मध्य प्रदेश में। और इसके अलावा मैं बता दूं संगीत के क्षेत्र में पाने वाले प्रथम भारतीय गायिका पूछा जाएगा अगर कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय गायिका कौन थी। तो संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय गायिका का नाम पूछा जाए तो बता देना यहाँ पे सुब्बो लक्ष्मी हो जाएगा। कौन? तो सुब्बो लक्ष्मी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, सुब्बो लक्ष्मी। याद रखने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुब्बो लक्ष्मी राइट ऑप्शन हो जाएगा। सुब्बो लक्ष्मी को भारत रत्न 1998 में दिया गया था, याद रखना। तो भारत रत्न पाने वाले संगीत के क्षेत्र में प्रथम भारतीय महिला गायिका कौन थी? तो सुब्बो लक्ष्मी हो जाएगी। सुब्बो लक्ष्मी को भारत रत्न 1998 में दिया गया था। और इसके बाद मैं बात करूं भारत रत्न के बारे में तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था। किसके द्वारा? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भारत रत्न की स्थापना की थी, भारत रत्न को। और बता दूं कि 1954 में भारत रत्न की स्थापना हुआ था डॉक्टर राजेंद्र के प्रसाद के द्वारा। और भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम यहाँ पर पूछा जाएगा तो सी राजगोपालचारी और सर्वपल्ली डॉक्टर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हो जाएगा। और उसके बाद मैं बता दूं कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय महिला श्रीमती इंदिरा गांधी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न दिया गया था। और उसके बाद पूछा जाएगा कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थी? तो लाल बहादुर शास्त्री थे मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले। और लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर पूछा जाएगा और भी क्वेश्चन कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1990 में। याद रखना 1990 में डॉक्टर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। 1990 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था 1990 में। और लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति बने थे। और श्रीमती इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थी, महिला थी। तो उसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी प्रसिद्ध भारतीय नृत्यगान राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली पहली महिला बनी है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे रुक्मानी देवी अरुणडले, जो एक नृत्य से संबंधित है, जो राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली पहली महिला बनी है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? रुक्मानी देवी अरुणडले। रुक्मानी देवी अरुणडले के बारे में यहाँ बात करूं तो रुक्मानी देवी अरुणडले को संबंध भारतनाट्यम नृत्य है। किस नृत्य से? तो भारतनाट्यम, याद रखना, भारतनाट्यम नाट्यम नृत्य से संबंधित है रुक्मानी देवी अरुणडले के। अब भारतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? तो भारतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। कहाँ? तो तमिलनाडु राज्य का एक लोक नृत्य है भारतनाट्यम। और इसके मैं बता दूं कि इसके अलावा रुक्मानी देवी अरुणडले को एक कोरियोग्राफर भी थी। रुक्मानी देवी अरुणडले क्या थी? तो कोरियोग्राफर भी थी, ये भी याद रखना क्या थी? तो कोरियो, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन कि रुक्मानी देवी अरुणडले क्या थी? तो एक कोरियोग्राफर भी थी रुक्मानी देवी अरुणडले। और इसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा रुक्मानी देवी अरुणडले के बारे में कि काला क्षेत्र, याद रखना, काला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किसने किया? तो काला क्षेत्र फाउंडेशन, ये भी पूछा गया है यहाँ पे। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा वो सारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो काला काला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किसने किया? तो रुक्मानी देवी अरुणडले किया था, याद रखना। और इसके अलावा मैं बता दूं कि रुक्मानी देवी अरुणडले को पद्म भूषण से 1956 में, याद रखना, रुक्मानी देवी अरुणडले को 1956 में सम्मानित किया गया था पद्म भूषण से। रुक्मानी देवी अरुणडले को पद्म भूषण कब मिला था? 1956 में मिला था। और इसके अलावा 1900 एक साल ठीक बाद, तुरंत बाद 1997 में रुक्मणी देवी अरुणडले को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो 1956 में रुक्मणी देवी अरुणडले को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तुरंत एक साल बाद रुक्मणी देवी अरुणडले को 1957 में
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। अरे अरे भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रुक्मणी देवी अरुणडले राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित कब हुई? तो रुक्मणी देवी अरुणडले को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित 1952 में हुई थी। कब? तो रुक्मणी देवी अरुणडले राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित हुई थी 1992 में, याद रखना। और ये भी याद रखना कि राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और इसके बाद भी पूछा जा सकता है कि रुक्मणी देवी अरुणडले का जन्म कब हुआ था? तो रुक्मणी देवी अरुणडले का जन्म 1904 में हुआ था और मृत्यु हुआ था 1986 में। ये भी याद रखना। और इम्पोर्टेंट बात दो और है यहाँ पे। रुक्मणी देवी को जो पद्म भूषण मिला था 1956 में, अपनी दोनों याद रखना। 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। और काला क्षेत्र फाउंडेशन की भी स्थापना किए थे। कहाँ? तो चेन्नई में किए थे काला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना रुक्मणी देवी अरुणडले ने। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1951 से 1951 से 1952 के बीच में भारत का पहला आम चुनाव हुआ था। तो याद रखना भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 से 1952 के बीच में हुआ था। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बक्सर के युद्ध 1764 में लड़ा गया था। कब? तो बक्सर की युद्ध 1764 में। किसके किसके बीच में लड़ा गया? तो बता दूं कि बक्सर की जो हुआ था, बक्सर कहाँ? तो बिहार में बक्सर। तो बिहार के, याद रखना, बिहार के आरा जिला। कहाँ? तो बिहार के आरा जिला के बक्सर में, याद रखना, बिहार के आरा जिला के बक्सर में यह युद्ध लड़ा गया था 1764 में। बिहार के आरा जिला के बक्सर में 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। और किसके किस में यह युद्ध लड़ा गया था? तो बक्सर की युद्ध जो लड़ा गया था किसके किसके बीच में? तो याद रखना है, यह युद्ध जो लड़ा गया था बक्सर के युद्ध, हेक्टर मुनोरो, याद रखना है, किसके किसके बीच में? तो हेक्टर हेक्टर मुनोरो मुनोरो हेक्टर मुनोरो और कासिम के बीच में लड़ा, मीर कासिम के बीच में लड़ा गया था। मीर कासिम के बीच में लड़ा गया था। हेक्टर मुनोरो और मीर कासिम के बीच में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। मीर कासिम बंगाल का नवाब था उस समय। क्या था? तो मीर कासिम उस समय, याद रखना, मीर कासिम उस समय बंगाल का क्या था? तो नवाब था। बंगाल का नवाब कौन था उस समय? तो मीर कासिम था, याद रखना। और उसके बाद पूछा जाएगा कि मीर कासिम इस युद्ध में हार गया था। क्या हुआ था? तो मीर कासिम 1764 के बक्सर के युद्ध में मीर कासिम हार गया था। और जीत प्राप्त किसको हुई थी? तो हेक्टर मुनोरो की जीत प्राप्त हुई थी और मीर कासिम की हार हुई थी। याद रखना है, इतना इंपॉर्टेंट बात। एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन को और यहाँ से देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन की गांधी जी की जयंती के उत्सव को चिन्हित करने के लिए डैश इसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा के दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो गांधी जी की जयंती के उत्सव को चिन्हित करने के लिए डैश इसे किसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा के दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके मैं बात कर दूं कि संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर, याद रखना, 2 अक्टूबर 1869 को ही महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। कहाँ? तो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। और 30 जनवरी कब? तो 30 जनवरी 1948 की इनकी मृत्यु हो गई थी। याद रखना इतना। और महात्मा गांधी जी के बारे में बता दूं कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक इनकी ऑटोग्राफी है, जिसे आत्मकथा बोलते हैं। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी जी का है। इतना बात याद रखना। इसके बाद बता दूं कि इनके पिता का नाम था क्या? तो महात्मा गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। इनकी माता का नाम था क्या? तो पुतली बाई इनकी माता का नाम था। और इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ये सब बातें याद रखना इनके महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी ने, बता दूं कि महात्मा गांधी के गांधी के नाम से कब तक जाना जाता? तो गांधी के कब से कब तक जाना जाता है, और वो कमेंट में बताई गई भी। और महात्मा गांधी जी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिए थे। और उसके अलावा मैं बता दूं कि करो या मरो का भी नारा दिए थे। कौन? तो करो या मरो का नारा कौन दिए? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी भी दिए थे, याद रख। इसके अलावा मैं महात्मा गांधी जी के बारे में बात करूं तो इनकी, महात्मा गांधी जी के बात करूं तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के भी रचना किए थे महात्मा गांधी जी ने। ये भी याद रखना। और इसके अलावा महात्मा गांधी जी 1893 में
दक्षिण अफ्रीका गए थे कब? तो दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में गए थे। और कब लौटे थे? तो दक्षिण अफ्रीका से 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। ये सब बातें याद रखना महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी शुरू किए थे 1920 से लेकर 1922 तक, और चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था कब? तो 1922 में। ये सब महात्मा गांधी जी के प्रमुख आंदोलनों का नाम है। और इसके अलावा महात्मा गांधी 1917 में बिहार के चंपारण में आए थे, ये भी याद रखना, जोराम चंद्र शुक्ल जी के कहने पर। फिर नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन कि अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मूल कोशिका। मूल कोशिका जो ऐसी कोशिका है जो स्वयं अपनी शरीर के मरम्मत के लिए कार्य करती है, मूल कोशिकाएं, उसे ही मूल कोशिकाएं बोलती है। तो अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है? तो मूल कोशिकाएं राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर 7 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन की सिरपुर तीर्थ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सिरपुर का तीर्थ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़ में सिरपुर का तीर्थ स्थित है। बता दूं कि सिरपुर तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? तो याद रखना, सिरपुर जो तीर्थ प्रसिद्ध है, सिरपुर में भारत का सबसे पहले ईंटों का मंदिर बना था। सिरपुर में भारत का सबसे पहले ईंटों से बना मंदिर है सिरपुर में, याद रखना कि भारत का सबसे पहले ईंटों से बना मंदिर है सिरपुर में, इसीलिए सिरपुर तीर्थ प्रसिद्ध है। और इसके वाला बता दूं कि सिरपुर में सिरपुर में प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन? तो प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसोंग ने 643 ईस्वी के शताब्दी में सिरपुर गया था, इसीलिए भी सिरपुर तीर्थ प्रसिद्ध है। तो 643 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री 643 में कब गया था? तो 643 में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसोंग ने सिरपुर तीर्थ में गया था, इसलिए भी सिरपुर तीर्थ प्रसिद्ध है, याद रखना। इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पे कि कारक लागत को डैश नाम से भी जाना जाता है। तो कारक लागत को डैश नाम से जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन है निवेश लागत के नाम से भी जाना जाता है। इनपुट कॉस्ट, याद रखना, फैक्टर कॉस्ट को किस नाम से भी जाना जाता है? तो निवेश लागत के नाम से भी जाना जाता है, जिसे इनपुट कॉस्ट भी बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आत्मीय सुरक्षा की भावना को पैदा करने और गांवों की आसपास बुनियादी ढांचों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्राम रक्षा कार्ड योजना शुरुआत की है? तो याद रखना, यहाँ पर डायरेक्ट याद रखना कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने आत्मीय रक्षा की भावना को पैदा करने के लिए, आत्मीय सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए गांव और गांव के आसपास के बुनियादी ढांचों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्राम कार्ड योजना किस राज्य ने शुरुआत की है? तो राइट ऑप्शन का जम्मू कश्मीर राज्य ने शुरू की है। ये जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे सालों भर बर्फ गिरती है, याद रखने भी। और जो जहाँ पे बर्फ रहती है वहां पे, जहां से बता दूं कि जिस बर्फ जहां पे सालों भर रहती है उस पहाड़ियों को साउदर्न ईयर भी कहा जाता है, भी याद रखना। और जम्मू कश्मीर के बता दूं कि जम्मू कश्मीर के सबसे पहले उल्लेख किया था कौन? तो कल्हण ने अपनी पुस्तक राजत रंगनी पुस्तक में जम्मू कश्मीर के इतिहासों के बारे में उल्लेख किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर यहाँ पे कि भारत ने 2023 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन का पहला फाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, यह मैच कहाँ आयोजित किया गया था? तो भारत ने 2023 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। तो यह मैच कहाँ आयोजित किया गया था? लंदन में। कहाँ किया गया था? तो लंदन में इस खेल का आयोजन किया गया था। और बता दूं कि लंदन जो है इंग्लैंड की राजधानी है। कहाँ की? तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। और इसके अलावा मैं बता दूं कि यहाँ पे कि 11 नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में डी गुगेस को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह कौन सा खेल से खेलते हैं? तो मार्च 2023 में डी गुगेस को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वह कौन सा खेल खेलते हैं? तो शतरंज खेल खेलते हैं। शतरंज खेल में 2 प्लेयर होते हैं, कितने? तो शतरंज खेल में 2 प्लेयर होते हैं, ये भी याद रखना। फिर और शतरंज खेल में 64 खाने होते हैं, ये भी याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है कि 2023 का इंटर कॉन्टिनेंटल, याद रखना, इंटर कॉन्टिनेंटल
2023 का इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो 2023 का इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल निम्नलिखित में किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर होगा उड़ीसा राज्य में आयोजित किया गया था। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, याद रखना उड़ीसा की कैपिटल कहाँ? तो भुवनेश्वर में है। फिर 13 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक एवं ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक का स्थान या स्थान की रक्षा करनी चाहिए? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक ऐतिहासिक रुचि को प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना चाहिए? तो अनुच्छेद 49 यह आदेश देता है, जो राज्य के स्मारकों को सुरक्षा प्रदान करना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 49। इसके अलावा मैं बात करूं अनुच्छेद 50 के बारे में। अनुच्छेद 50 यहाँ पे क्या कहता है? तो अनुच्छेद 50 जो कहता है कि राज्य की सरकारी सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान करता है अनुच्छेद 50। याद रखना अनुच्छेद 50 क्या कहता है? तो राज्य के सरकारी सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान अनुच्छेद 50 कहता है। और इसके अलावा मैं बात करूं अनुच्छेद 39A का। तो अनुच्छेद 39A में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 39A में कहा गया है कि मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार उचित शुल्क पर मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिए। अनुच्छेद 39 ये कहता है कि मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार, कहता है अनुच्छेद 39 से कि मौजूद परिस्थितियों के अनुसार उचित शुल्क पर और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिए। अनुच्छेद 39 ये कहता है। और अनुच्छेद 48 ये क्या कहता है? तो अनुच्छेद 48 ये कहता है यहाँ पे कि पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48A में कहा गया था। अनुच्छेद 48A में क्या कहा गया? तो पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का प्रयास करना अनुच्छेद 48A में कहा गया है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर यहाँ पे 14 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है 14 कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थान, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MFI का एक उदाहरण है? तो निम्नलिखित में कौन माइक्रो फाइनेंस संस्थान का एक उदाहरण है? तो बंधन बैंक जो है माइक्रो फाइनेंस संस्थान का एक उदाहरण है। तो भारतीय स्टेट बैंक जो है, तो भारतीय स्टेट बैंक क्या है? तो भारतीय स्टेट बैंक के बारे में सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, जिसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं भारतीय स्टेट बैंक को। तो भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है, याद रखना। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन है? तो SBI है। इसके बारे में याद रखना है। और उसके बारे में बता दूं कि भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थान क्या है? तो माइक्रो फाइनेंस संस्थान का उदाहरण बंधन बैंक एक माइक्रो फाइनेंस संस्थान का उदाहरण है। अब भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थान दो प्रकार की है, याद रखना। माइक्रो फाइनेंस याद रखना, भारत में मूल रूप से दो प्रकार के माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं। कितने हैं? तो भारत में मूल रूप से दो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, याद रखना इसके बारे में। और माइक्रो फाइनेंस की संस्था ये कहती है, याद रखना, माइक्रो फाइनेंस संस्था ये कहती है यहाँ पे, माइक्रो फाइनेंस संस्था के बारे में यहाँ पे बात करूं कि माइक्रो फाइनेंस संस्था की स्थापना 2020 में हुआ था। कब? तो माइक्रो फाइनेंस संस्था की स्थापना भारत में 2020 में हुआ था, ये इतना याद रखना। और माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं ये कहती है यहाँ पे कि एक कंपनी 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो। तो भारतीय रिजर्व बैंक उन कंपनियों को माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं कहती है, याद रखना। भारतीय रिजर्व बैंक के तहत उन माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं की कहती है जो कंपनी 1956 के तहत अंतर्गत रजिस्टर हो और जिनकी कुल संपत्ति 5 करोड़ से कम हो, उसे माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं कहा जाता है। तो माइक्रो फाइनेंस संस्था को कहती है जिस कंपनी को एक्ट 1956 के अंतर्गत रजिस्टर हो और जिसकी कुल संपत्ति 5 करोड़ से कम हो, उसे माइक्रो फाइनेंस संस्था कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में कौन सी महात्मा गांधी की आत्मिक कथा? तो महात्मा गांधी की आत्मिक कथा कौन सी है? तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी जी की आत्मिक कथा है, याद रखना।
माई मैट्रेस ऑफ डिस्क्रिप्शन किसके हाथ में का था, माई कंट्री ऑफ माई लाइफ किसके हाथ में का था, माई ट्रूथ किसके हाथ में का था। तो मैं तीनों के बारे में बताता हूँ बारी बारी से। माई ट्रूथ जो है इंदिरा गांधी के हाथ में कथा है, किसकी, तो इंदिरा, याद रखना, इंदिरा गांधी के हाथ में कथा है। माई ट्रूथ किसकी हाथ में कथा है, तो इंदिरा गांधी के हाथ में कथा। उसके बाद है यहाँ पे माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ किसके हाथ में कथा है, तो लाल कृष्ण अंडावनी की, याद रखना, लाल कृष्ण अंडावनी के हाथ में कथा है। उसके बाद है मैट्रेस ऑफ डिस्क्रिप्शन, मैट्रेस ऑफ डिस्क्रिप्शन किसके हाथ में कथा, तो इंदर कुमार गुज, याद रखना, इंदर कुमार गुजराल का, इंदर कुमार गुजराल का ये हाथ में कथा मैट्रेस ऑफ डिस्क्रिप्शन, इंदर कुमार गुजराल की हाथ में कथा। माई कंट्री ऑफ माई लाइफ किसके हाथ में कथा, तो लाल कृष्ण अंडावनी के। माई ट्रूथ श्रीमती इंदिरा गांधी की हाथ में कथा है। उसके बाद यहाँ पर है कि 16 नंबर की भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरे सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, तो राइट आंसर तमिलनाडु है। पहले स्थान पर कौन था लिंग अनुपात वाला राज्य, तो केरल था। और सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन था, तो केरल ही था सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार था। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश था, कौन, तो यूपी था, उत्तर प्रदेश। ये सब बात याद रखना। भारत की पहली जनगणना 1881 में हुआ था, किस कब, तो भारत की पहली जनगणना 1872 में, कब, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत देश की नियमित जनगणना 1881 में हुआ था, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ये सब बात याद रखना। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था, ये भी सब याद रखना। 2011 की जनगणना थी, 2011 की जनगणना का थीम थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य, थीम था 2011 क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये सब बातें याद रखना। 2011 की जनगणना हम भारत देश की 15वीं जनगणना थी 2011 की जनगणना का। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी गायिका आंध्र प्रदेश से है, तो एस जानकी जो है आंध्र प्रदेश की गायिका है, याद रखना। कहाँ की गायिका है, तो आंध्र प्रदेश की। एस जानकी का जो बता दूं कि जन्म हुआ था 1938 में, कब, तो एस जानकी का जन्म 1938 में हुआ था। एस जानकी भारत के प्रसिद्ध, याद रखना, एस जानकी भारत का प्रसिद्ध 5 याद रखना इनके बारे में, 5 गायिका है, कौन है, तो एस जानकी भारत का प्रसिद्ध 5 गायिका है, याद रखना। और एस जानकी को दक्षिण भारत का सुर का कोकिल कहा जाता है, याद रखना, दक्षिण भारत का सुर का कोकिल किसे कहा जाता है, तो एस जानकी को दक्षिण भारत का सुर का कोकिल कहा जाता है, याद रखना, सुर का कोकिला, सुर का कोकिला दक्षिण भारत में किसे कहा जाता है, तो एस जानकी को। और भारत का कोकिल किसे कहा जाता है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी को कहा जाता है। ये सब बातें याद रखना एस जानकी के बारे में। इसके बाद यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो याद रखना कालबेलिया राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य, कहाँ का, तो कालबेलिया राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और इसके बाद में राजस्थान का लोक नृत्य की बात करूं तो घूमर, याद रखना, घूमर भी राजस्थान का लोक नृत्य है। घूमर का अर्थ ही होता है घूमकर नृत्य करना। उसके बाद अग्नि अगिन नृत्य, याद रखना, अगिन अगिन नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य है। कांची घोड़ी, याद रखना, कौन, तो कांची घोड़ी, कांची घोड़ी, कांची घोड़ी भी राजस्थान का लोक नृत्य है। ढोल नृत्य, ये सब पूछा गया एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ढोल नृत्य, 13 ताली, 13 ताली और उसके बाद भवाई, 13 ताली के बाद भवाई, ये सब राजस्थान का लोक नृत्य है प्रमुख। और इसके बाद मैं बता दूं कि 10 कठिया जो है कहाँ का लोक नृत्य है, तो 10 कठिया उड़ीसा का लोक नृत्य, कहाँ का, तो उड़ीसा का लोक नृत्य है 10 कठिया, याद रखना, 10 कठिया उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 19 नंबर कि निम्नलिखित में से मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है, तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास का नाम क्या है, तो राइट आंसर गोदान। गोदान एक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। मुंशी प्रेमचंद को मैं बता दूं कि प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है गोदान, याद रखना, गोदान। उसके अलावा यहाँ पर गोदान के बाद प्रतिज्ञा, याद रखना, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा के बाद याद रखना यहाँ पे कर्म भूमि, कौन, तो कर्म भूमि, कर्म भूमि। उसके बाद याद रखना गबन, क्या, तो गबन। उसके बाद याद रखना रंगभूमि। ये सब
मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख पुस्तक का नाम है? क्या बोले तो गोदान, प्रतिज्ञा, कर्मभूमि, गबन और रंगभूमि। ये सब मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध पुस्तकों की नाम है। और याद रखना मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या है तो धनपत राय। याद रखना मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम है धनपत राय इनकी मूल नाम है। धनपत राय की इनकी मूल नाम है तो मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ था। कब तो 1880 में इनकी जन्म हुआ था। कहाँ तो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था 1880 में। और इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर की, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य है? तो भारत का निम्नलिखित में कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा से प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है? तो केरल। भारत में सबसे पहले मानसून केरल ही राज्य में आता है, याद रखना। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। और भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है तो मानसिंह राम के मेघालय में भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। कहाँ तो मानसिंह राम के मेघालय में। याद रखना मानसिंह राम के मेघालय में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। और मानसून आती है केरल में। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है भारत में? सबसे कम वर्षा तो लेह के लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है भारत में। ये सब बातें याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे 21 नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है कि लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दूसरे। याद रखना कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? तो महात्मा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में। द्वितीय कब हुआ था? 1931 में। तृतीय कब हुआ था? तो 1932 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीन गो गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भाग लिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भाग लिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भाग लिए। तो बता दो कि यहाँ पे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन डॉक्टर महात्मा गांधी जी भाग लिए थे लंदन में, जो आयोजित हुआ था। इस सब बातें याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 22 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो देशांतर जो है तो भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन ऊंचाई, अक्षांश और पवन ये सब भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्लाह मेरल वली का एक नृत्य गान है तो भरतनाट्यम का एक लोक नृत्य से संबंधित है। अमर वल्ली अल्लाह मरे अल्लाह मेरल वली अल्लाह याद रखना अल्लाह मेरल वली किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से संबंधित। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य। कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। उड़ीसी उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ये सब बातें ध्यान में रखना आप लोगों को। फिर नेक्स्ट है 24 नंबर की, कपड़ा मंत्रालय 2022 से 2023 के अनुसार कौन सा राज्य कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो महाराष्ट्र का कपास उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादन है। कपास की सबसे अच्छी खेती किस राज्य में होती है? तो महाराष्ट्र राज्य में होती है, क्योंकि कपास की खेती काली मिट्टी के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। कपास की खेती काली मिट्टी में अच्छी होती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम याद रखना रेगड़ मिट्टी है। काली मिट्टी का दूसरा नाम याद रखना। जो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मिट्टी का पाई जाती है काली मिट्टी। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का क्वेश्चन यहाँ पे कि रासायनिक उद्योग में कच्चे माल के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का संतृप्त विलयन का सामान्य नाम है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का शुष्क बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। और चूना पत्थर को कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है, याद रखने सब। तो शुष्क बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? Ca/OH, याद रखना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र Ca/OH2 का होल्टवास। ये सब शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र है, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो जय हिंद। आज के वीडियो में